हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? क्या मेरा वीडियो एंड ऑडियो दोनों क्लियर है? बताना। ओके, थैंक यू शुभ्रनील। सो हमने अभी तक लाइट क्लियर कर लिया है ना। लाइट का जितना सारा टॉपिक था, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, वो सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए है ना। अच्छे से रिवाइज करना, लाइट से क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, पक्का है। और जितना मैंने कवर किया है उसी के अंदर से आएगा। चलो ठीक है, आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है। क्लास 10 सीबीएसई में इलेक्ट्रिसिटी बोल के एक चैप्टर है। जो हमारे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा या डिग्री, उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें निकल जाएगी जो आपको भी जानने चाहिए। क्योंकि इंजीनियरिंग का जो इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ते हैं सेम चीज है, और कुछ कुछ ऐसी बातें आ जाती है जो क्लास 10 में भी है, जो हमको जानना चाहिए। चलो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। और जो इलेक्ट्रिकल के नहीं है, सीबीटी 1 में यही से सवाल बनने वाले हैं, उनके लिए खास तौर पे मैं कवर करूंगा डिटेल में। ठीक है। सो सबसे पहले देखो, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है, इसमें कुछ टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ करंट इन मेटल, इलेक्ट्रिक के कुछ सिंबल्स, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। ये टॉपिक्स हमारे क्लास 10 बोर्ड के लिए, एग्जाम के लिए जरूरी है। तो अगर कोई क्लास 10 का बच्चा भी है वो भी देख सकता है, और हम लोगों के लिए तो बहुत बहुत जरूरी चैप्टर है ना। सो वही शुरू करते हैं। तो बड़ा करते हैं थोड़ा सा। बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही बेसिक डेफिनेशंस मिलेंगे हमको, है ना। चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? चार्ज इन मोशन। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? चार्ज इन मोशन। अब चार्ज क्या है, मैं बोला ना, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, तो हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो जस्ट बने रहो मेरे साथ। सबसे पहला सवाल ये आता है कि चार्ज इन मोशन इलेक्ट्रिसिटी बोल रहा है, तो फिर चार्ज है क्या चीज? जब हम बोलते हैं चार्ज, तो ये चार्ज है क्या चीज, और कहाँ पे मिलता है, कैसे मिलता है? इस दुनिया में अगर हम चीजों को देखें अच्छे से, बहुत बढ़िया से अगर देखें चीजों को, तो दो टाइप की चीजें दिखती हैं। एक मैटर होता है और दूसरा हमारा फील्ड होता है। जब हम मैटर की बात करते हैं, तो मैटर क्या है? मैटर वो सारी चीजें हैं जो क्या करते हैं, स्पेस में वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं। क्या करते हैं? वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, मतलब वो जगह ले लेता है। मैटर क्या करता है? स्पेस में जगह लेता है। बहुत सारे लोगों के लिए इमेजिन करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है कि क्या बोल रहे हैं, स्पेस में जगह लेता है, ऐसा ऐसा। क्योंकि हमको ना हर एक चीज को हम अपने को सेंटर में रख के देखने की आदत है। दुनिया में जितनी सारी चीजें हैं, और जितना हमको पता है, हमको लगता है कि दुनिया उतना ही बड़ा है, और पूरा यूनिवर्स का जो ख्याल भी नहीं आ पाता है। ऐसे बोल देते हैं, मतलब बोलने के लिए बोल देते हैं, हाँ भाई सोलर सिस्टम है, गैलेक्सीज है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, लेकिन उसका एग्जैक्टली उसको जो अपने थॉट पे लाना, इमेजिन करना, उस चीज को इमेजिन करने से भी हमको या तो डर लगता है, या फिर हम इमेजिन ही नहीं कर पाते, हमको इमेजिन करना ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, वी डू नॉट वांट टू इमेजिन द एंटायर यूनिवर्स। हमको बस उतने से मतलब है कि हम जो है, और हमारे आसपास में जो चीजें हो रही है ना, उसी को हम दुनिया मान के चलना चाहते हैं। उससे ज्यादा बात बोलोगे तब भी ऑफेंडेड,
और उससे ज्यादा बात करने जाओगे तो फिर लोगों को पसंद भी नहीं आता है। पर मुझको मजा आता है। मुझको क्यों मजा आता है? क्योंकि मुझको ये जानना है कि मैं हूं कौन, मैं कहाँ पे हूँ। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों के जवाब ढूंढते 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 मैंने बहुत सारे चीजें अपनी जिंदगी में क्या किया, एक्सपेरिमेंट भी किया और ढूंढ रहे हैं। कुछ जवाब मिले हैं और कुछ जवाबों के जवाब है ही नहीं, कुछ सवालों के जवाब है ही नहीं। दिक्कत यह है, दिक्कत यह है कि सवाल तो हमारे दिमाग पे हैं और कुछ लोग उनकी जवाब देने की कोशिश करते हैं और वो ये कहलाने की कोशिश करते हैं कि वो जो बोल रहे हैं वही सही है। हालांकि ना उनको पता है जवाब, ना हमको पता है। चलो उलझाएंगे नहीं, सीधा सीधा बात करते हैं। उलझाएंगे नहीं, आज नहीं उलझाएंगे, बाद में। तो मैं क्या बोल रहा था कि थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना इस यूनिवर्स के बारे में। और ये जो यूनिवर्स है, ये सिर्फ इतना नहीं है कि हम और हमारे चारों तरफ जो चीजें हो रही है वो नहीं है। इंसानों का सबसे बड़ा गलती क्या है पता है? इंसानों का सबसे बड़ा गलती ये है कि इंसानों ने ये समझ के रखा हुआ है, समझना मेरी बात को बहुत बढ़िया से। इंसानों ने ये समझ के रखा है कि ये जो पूरी कायनात है, जिसको हम लोग यूनिवर्स बोलते हैं, ये पूरा यूनिवर्स के सेंटर में इंसान है। भगवान ने हमको बनाया और हमारे लिए बाकी सारी चीजों को बनाया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि भगवान ने हमको बनाया और हमारे लिए बाकी सारी चीजें बनाई और उसके उसको सही ठहराने के लिए बहुत सारे लॉजिक दिए जाते हैं। और जो लोग इन सारी बातों को कहते हैं, उनसे आप सवाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर सवाल करोगे तो उनके पास सटीक जवाब होगा नहीं, एंड दे विल फील ऑफेंडेड। वो या तो आपको बहुत कुछ कर सकते हैं, भाई मैं नहीं बात कर, लेकिन मुझसे सवाल कर सकते हो कि है क्या क्या चीजें। और मैं यही बोलूंगा कि एग्जैक्टली जितनी सारी चीजें है ना, उसका पॉइंट 0.000 जितना जीरो लगा सकते हो उतना जीरो लगा दो, उसका वन बाद वन दो। और 1%, 0.000000001% भी हमको नहीं पता है, किसी को नहीं पता है हम में से। वो चाहे आपके टीचर्स हैं, आपके प्रीचर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। हम इस स्पेस में कहीं भटक रहे हैं। इस अर्थ को अगर आप एक रॉकेट की तरह समझो, मैं इमेजिन करता हूँ, मेरे बालकनी में थोड़ा सा जगह है, ओपन स्पेस है, मैं वहां पे बैठता हूँ और मैं इमेजिन करता हूँ कि मैं एक रॉकेट पे बैठा हूँ। ठीक है, अब पकड़ लो, इतने सारे लोगों को लेके अगर स्पेस पे जाना होगा, कितना बड़ा रॉकेट बनेगा। और वो रॉकेट है हमारा अर्थ, जिसमें पूरा एम्बियंट एटमॉस्फेयर हमने बनाया है सो दैट वी कैन लीव। और ये फुल स्पीड में स्पेस पे चल रहा है, उड़ रहा है ना कहीं पे स्पेस में। अब ये सारी बातें जब इमेजिन करते हैं, तब ये सब पढ़ने में और थोड़ा मजा आता है कि होता कहाँ से है, कहाँ से शुरुआत हुआ, क्या क्या है, वो सारी बातें समझ में आता है तब। तो स्पेस में जब उड़ रहे हैं रॉकेट से, मैं बाहर की तरफ देखता हूँ तो मेरा साइज इतना छोटा है, इतना छोटा है कि मुझको कुछ बाहर में दिख ही नहीं रहा। मुझको वही रॉकेट के अंदर की चीजें ही समझ में आ रही है, उससे बाहर नहीं। मैं चाहता हूं आप लोग थोड़ा सा बाहर निकल के भी समझने की कोशिश करो, है ना? थोड़ा बाहर निकल के समझने की कोशिश करो। क्यों जरूरी है बाहर निकल के समझना? जस्ट
ओके, तो क्यों जरूरी है? ताकि हमको चीजें सही ढंग से समझ में आए। ठीक है, देखो हमारे लिए ये जरूरी है कि चलो एग्जाम है तो एग्जाम के लिए इतना सा पढ़ के हो जाता है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करें। तो मैं बोल रहा था कि चार्ज कहाँ से आते हैं। हमने ये देखा कि ये जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल के अंदर कुछ एक चीज है जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हैं। कुछ एक चीज जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज है, क्या है नहीं पता है, जिसका डेफिनेशन हमने दिया है न्यूक्लियस। और हम बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, कुछ होते हैं जिनको न्यूट्रॉन बोलते हैं। और फिर अभी जो मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स है वगैरह है, तो हमने देखा कि प्रोटॉन के अंदर फिर क्या है कि क्वार्क है। एक प्रोटॉन के अंदर 3 क्वार्क है। ये सारी बातें हम लोग कर रहे हैं। चार्ज यहां से आ रहा है। हमने ये देखा कि ये पॉजिटिव न्यूक्लियस के बाहर कुछ निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं। और वो जो निगेटिव चार्ज होते हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कुछ चीज है यहाँ। और यही चार्ज, यही चार्ज हम लोग बोल रहे हैं कि जब फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अब बात यह है कि हमने ये जो एटम है ना, ये एटम और एटम का स्ट्रक्चर शुरुआत कहाँ से हुआ। लोग सोच रहे थे बहुत सालों तक सोच रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है। हमारी इंसानों की जो पूरी जर्नी है, जब से इंसानों ने सोचना और समझना शुरू किया, तब से यही खोज जारी है कि हम कहाँ पे हैं और हम क्या कर रहे हैं और हम क्यों कर रहे हैं। उससे ज्यादा कुछ नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, आप कहाँ पे हो। और बाकी सारी चीजें हम लोग डिफाइन करते जा रहे हैं ना। जब डिफाइन कर रहे हैं, अभी देखो यहाँ पे ये सबसे पहले एटॉम्स के बारे में बात किया डेमोक्राइटस ने, अराउंड 450 बीसी, बिफोर क्राइस्ट। डेमोक्राइटस ने बोला जितने सारे दुनिया में चीजें हैं वो सब एटॉमोस से बना हुआ है। एक इनविजिबल टाइनी पार्टिकल है जो डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो, जिसको आप लोग तोड़ नहीं सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, वो दिखता भी नहीं है। उस चीज से सारी चीजें बनी है। उसके बाद बहुत साल गुजर गए। फिर जॉन डेल्टन से शुरू हुआ मॉडर्न फिजिक्स, और वहां से उन्होंने बोला कि ये जो एटम है वही सेम बात बोली कि इनविजिबल पार्टिकल है जो जिसके अंदर और कुछ नहीं है। ये सॉलिड पार्टिकल है, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, इस टाइप का कुछ। फिर जब चार्ज के बारे में पता करते करते किसने बोला चार्ज क्या है, वो हमारे आए जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन। तो जे जे थॉमसन ने बोला, इनका जो मॉडल है एटॉमिक, उनको उसको बोला जाता है प्लाम पुडिंग मॉडल। और प्लाम पुडिंग मॉडल में इन्होंने बोला कि ये जो एटम होता है अंदर में, वो चार्ज से बना हुआ है और पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला हुआ है, भरा हुआ है। सॉलिड बॉडी है पॉजिटिव चार्ज का, और उसके बीच बीच में ना निगेटिव चार्ज लगे हुए हैं। इस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया, इसीलिए इसको प्लाम पुडिंग मॉडल बोला जाता है। वाटरमेलन शेप का पता है, चलो ऐसा है। फिर थॉमसन के बाद आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड और रदरफोर्ड का फेमस एक्सपेरिमेंट था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, है ना, याद है। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने देखा अपने फेमस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट पे कि ये जो एटम है वो मोस्टली एम्प्टी है। उसके बीच में सेंटर पे कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होता है और पूरा का पूरा एम्प्टी है। और बीच बीच में कहीं कहीं पे कुछ निगेटिव चार्जेस है। अब दिक्कत ये रदरफोर्ड को ये हुआ
कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अगर पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है और निगेटिव चार्ज अगर बाहर है, घूम रहा है, तो ये निगेटिव चार्ज को, ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज अपना एनर्जी लूज करता और पॉजिटिव चार्ज उसको खींचता, तो न्यूक्लियस पे आके गिर जाना चाहिए था, तो एटम खत्म था। उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो रदरफोर्ड के बाद आया हमारे नेल बोर। हम लोग बोर्स मॉडल ऑफ एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं। नेल बोर ने कहा कि ये जो रदरफोर्ड इज करेक्ट, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस है जैसे हमारा सूरज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिटल्स में घूम रहे हैं। कहां पे घूम रहे हैं? फिक्स्ड ऑर्बिटल्स में, जिसको शेल भी बोलते हैं या फिर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। फिक्स शेल्स में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो उन्होंने नाम दिया शेल का कि के शेल, एल शेल, एम, एन, इस टाइप से शेल का नंबरिंग किया गया। और शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रखा गया है n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, इस टाइप से इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इन्होंने बोला ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक एक शेल में घूम रहा है फिक्स, जैसे धरती का चक्कर लगा, धरती सूरज का चक्कर लगाता है, उस टाइप से कर रहा है। इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी मेंटेन कर रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट पे, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी है क्योंकि वो घूम रहा है, और साथ में इसमें पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है। और ये दोनों एनर्जी एक दूसरे को, टोटल एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो निगेटिव होता है किसी भी एक शेल में। और जो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगाएगा? यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो, मैं बहुत सारा चीजें बोल रहा हूँ, एक साथ समझना बात। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो इसको बैलेंस करके रखता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके रखता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव, और ये घूमना चाहता है, एनर्जी है इसमें, ठीक है। नेल बोर ने यही बताया कि ये प्लेनेटरी मॉडल कहा जाता है। नेल बोर का क्या है? रदरफोर्ड एंड नेल बोर का प्लेनेटरी मॉडल कहा जाता है। चलो ठीक है, मान लिया आपने। लेकिन फिर क्या हुआ? स्ट्रोडिंगर ने बोला कि भाई ये कोई फिक्स्ड ऑर्बिटल पे नहीं घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहे हैं। ओके ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। शुरुआत में डेमोक्राइटस, डेमोक्राइटस ने नाम दिया एटम का एटोमस, एटोमस डेमोक्राइटस ने। उसके बाद आए जॉन डल्टन। जॉन डल्टन का भी सेम सिमिलर काइंड ऑफ यह है, जिसको उतना खास हम लोग नहीं पढ़ते हैं। उनके हिसाब से एटम जो है वो इंडेस्ट्रक्टिबल है, उसके अंदर और कुछ नहीं है, अलग अलग चीजों का एटम अलग अलग होते हैं, इस टाइप। जहां से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं वो है थॉमसन मॉडल। और ये क्वेश्चन हो सकता है कि थॉमसन मॉडल को कौन सा मॉडल कहा जाता है? थॉमसन मॉडल को कहा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। क्यों कहते हैं? क्योंकि, ओके, प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं पॉजिटिव चार्ज में निगेटिव चार्ज लगा हुआ। फिर रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया अपना गोल्ड फॉयल मॉडल किसका है? रदरफोर्ड का है। रदरफोर्ड मॉडल का मेन ड्रॉबैक जो था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे है, तो फिर ये गिरता क्यों नहीं है? एनर्जी लूज करना चाहिए, वो आके गिर जाना चाहिए। इस चीज को एक्सप्लेन किया नेल बोर ने। और बोर ने जो एक्सप्लेन किया उसमें उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन मूविंग है, जब ये मूव कर रहा है इसका मतलब इसमें क्या है? काइनेटिक एनर्जी। समझ लो, मूव, काइनेटिक एनर्जी क्या है? मोशन के साथ आने वाला एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। इतना होता है, मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, और उसका आधा कर दो तो काइनेटिक एनर्जी मिलता है। काइनेटिक एनर्जी जब भी कोई चीज मूव मूव करता है, मोशन में होता है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है, ये हम बोलते हैं ऐसा। दूसरा है
कि ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, मतलब इसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो पोजीशन से आता है। तो क्योंकि यहाँ पे पोजिशनल डिफरेंस है, पोजिशनल डिफरेंस है मतलब पोटेंशियल एनर्जी है इसमें। तो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों मिलकर इसका टोटल एनर्जी होगा। जो टोटल एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। अब ये मूव कर रहा है तो ये तो हमेशा बाहर की तरफ जाना चाहेगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है। इसको अगर इस ऑर्बिट पे पकड़ के रखना है तो कुछ एक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगाना पड़ेगा। वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा कौन इसको? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, जिसके कारण ये ऑर्बिटल में मूव कर पा रहा है। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इतना फोर्स लगता है, कोलम्स लॉ है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इतना फोर्स लगता है। ठीक है, अभी क्लियर है? यही फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। ओके, चलो अपने को जो डिस्कस करना था वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो हमको ये समझ में आया कि चार्ज कहाँ से आता है। चार्ज कहाँ से आ रहा है? चार्ज एटम के अंदर है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जितने एटम्स है उनके अंदर चार्ज छुपा हुआ है। चार्ज, किसी भी चीज को घिस दो तो फिर यहाँ पे कुछ चार्ज इंडक्शन में आ जाते हैं, इससे कुछ चार्ज यहाँ पे आया, इससे कुछ चार्ज, तो चार्ज है। अब चार्ज जो है उसमें हम लोग जानते हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन, एक है निगेटिव चार्ज जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 कोलम। इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 कोलम। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव प्लस ये माइनस, इतना ही है चार्ज। ठीक, थोड़ा मास के बारे में बात कर लेते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? मास ऑफ प्रोटॉन, एनीवन? मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 into 10 to the power of minus 27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to the power of minus 31 kg। तो हम देख पा रहे हैं ये -31 है, ये -27 है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच मच लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, है ना? मास ऑफ प्रोटॉन से ये -31 है, ये -27 है, समझ में आ रहा है? तो प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। तो जब हम लोग एटम्स की मास की बात करते हैं, एटॉमिक मास की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मास को नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम बोलते हैं मास कौन ऐड कर रहा है? किसी भी एटम में मास ऐड करता है न्यूट्रॉन, मास को ऐड करता है एन प्रोटॉन। एटॉमिक मास जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक मास बोला जाता है। मास एक्चुअली ऐड करता है ये दोनों चीज। इलेक्ट्रॉन कोई मास बहुत ज्यादा एड अप नहीं करता है, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। एंड इसको न्यूक्लियस बोला जाता है, न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन है, क्या कहते हैं इसको, न्यूट्रॉन। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो, ये बेसिक फंडामेंटल है, इसमें थोड़ा सा और जानना जरूरी है, याद रखना भी जरूरी है, ये सारी बात। ठीक है, तो हमको अभी पता चल गया है कि चार्ज कहाँ से आते हैं, है ना? यही चार्ज जब स्टैटिक कंडीशन में है, ये जो क्यू चार्ज है,
कहाँ पे है? वो एटम के अंदर है। अब समझ में आ रहा है? वो इलेक्ट्रॉन एक निकल जाएगा तो जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो एटम जो है वो निगेटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। तो वो चार्ज वही है, या तो वो आयन के रूप में मिलेगा आपको या फिर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के रूप में मिलेगा। नॉर्मली प्रोटॉन का निकल के आना बड़ा कठिन है क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से न्यूक्लियर फोर्स से अट्रैक्टेड है, एंड इलेक्ट्रॉन इजीली निकल के आ जाता है। चलो बहुत सारी बातें कर ली है ना। अब देखते हैं कि डेफिनेशन क्या बोल रहा है। द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ ए गिवन कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होता है। तो पकड़ लो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ टी टाइम में, तो करंट कितना हो जाएगा, क्यू बाई टी। एम आई क्लियर? टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा, कोई भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या है बताओ? क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब है, जब हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, पकड़ लो ये मेरा वायर है, ये एक वायर है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो? हम इसको, अगर ये लेंथ है, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे हमने बैटरी लगाया और करंट इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब होता है कि इसके परपेंडिकुलर में काट दो, काटने से जो एरिया निकलेगा वही होगा मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो कोई भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1 सेकेंड में कितना चार्ज पास करता है वही होता है मेरा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। हम सर्किट पे इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, ऐसा यूनिट इज एम्पियर। So the SI unit of charge is Q, charge is coulomb and time is second. So it is coulomb per second, हो गया मेरा 1 एम्पियर करंट। सो 1 एम्पियर करंट जब मैं बोलता हूँ इसका मतलब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में कोई एक क्रॉस सेक्शन एरिया को पास कर रहा है। ठीक। द यूनिट कूलम पर सेकंड इज कॉल्ड एम्पियर। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, the direction of flow of the positive charge taken as conventional direction of इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, और फ्लो कौन करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा उसका ऑपोजिट में होगा हमारा, जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा उसका ऑपोजिट होगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट। पकड़ लो इस टाइप का सर्किट हमने देखा है ना। सो ये मेरा सेल या फिर बैटरी कहते हैं, इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। करंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। बैटरी के अंदर क्या हो रहा है, इनसाइड द बैटरी, इनसाइड द बैटरी इट इज कमिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। आउटसाइड द एक्सटर्नल सर्किट पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या है, ये अगर मेरा कंडक्टर है, ऐसा तो कोई चीज होता नहीं है ना। तो एक वायर ले लिया कॉपर का, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। जब मैं ये बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ तो सीधी सीधी बात ऐसे समझ लो, ये निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव है, तो निगेटिव टर्मिनल मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना। पॉजिटिव टर्मिनल मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, तो ऐसा समझ लो दो थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं उतना डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इन द एक्सटर्नल सर्किट।
इंटरनली पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जा रहा है। और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रिक करंट इस नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट पे फ्लो। जब हम इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं देन कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट इट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज कुछ फ्लो हो ही नहीं रहा है, फ्लो हो रहा है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट पे हम बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। एम आई क्लियर? ओके, सो यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं, देख लेते हैं हम। अगर दो वर्टिकल लाइन है, एक छोटा है एक बड़ा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये है मेरा सेल और सेल, इलेक्ट्रिक सेल। अगर दो या तीन लगा रहे हैं देन इट इज बिकमिंग ए बैटरी। दो और तीन सेल, मल्टीपल सेल्स मिलके बनते हैं एक बैटरी। दिस इज प्लग की, स्विच ओपन। प्लग की मतलब क्या है? ये स्विच प्लग समझ में आ रहा है। तो ओपन है तो फिर यहाँ पे कुछ मार्किंग नहीं है, अगर क्लोज है तो फिर मार्क है। वायर जॉइंट, वायर क्रॉसिंग ईच अदर, है ना। इलेक्ट्रिक बल्ब सबको पता है, रेजिस्टेंस पता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टर दिखाते हैं, कैसे? रेजिस्टेंस के ऊपर एरो मार्क लगा दिया तो ये बन गया रियोस्टेट, और रेजिस्टर और वेरिएबल रेजिस्टर और रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये लिखा हुआ है तो एमीटर, भी लिखा हुआ है तो वोल्ट मीटर, ठीक। एंड फाइनली इट इज योर फ्यूज। सारे सिंबल्स सबको पता है? ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ, क्या है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ ये कहते हैं कि किसी भी सर्किट पे जितना करंट फ्लो हो रहा है दैट करंट विल बी प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट पर्टिकुलर कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? मतलब वोल्टेज, है ना। दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका प्रोपोर्शनल होता है करंट। यही है ओम्स लॉ, बी प्रोपोर्शनल टू आई। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि ओम्स लॉ इज वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर अगर चेंज होगा, टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस चेंज होगा तो V will not be proportional to I, V is equal to IR में प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, है ना। ओके, सो ये याद रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए ओम्स लॉ में। वोल्टेज, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, है कि नहीं भाई? If I is the current flowing through a conductor and V is the potential difference across the conductor, then according to Ohm's law, I is proportional to V at constant temperature. V by I, R is equal to I. R is called resistance of the conductor. Am I clear? What is the unit of resistance? The unit of resistance is ohm, है ना? Unit of resistance is ohm. ग्रीक लेटर ओमेगा, इससे डिनोट किया जाता है। ये कैपिटल ओमेगा है, कैपिटल लेटर है। यहाँ पे और एक चीज मैं मेंशन कर दूं, एसआई यूनिट पे पहले भी किया था शायद से, फिर भी जितने सारे हम लोग यूनिट देते हैं ना, यूनिट लिखते हैं तो देखना स्मॉल लेटर से लिखते हैं। एसआई स्टैंडर्ड के हिसाब से सारे यूनिट जो होते हैं, जैसे मीटर हो गया, केजी हो गया, ग्राम हो गया, ये सब क्या है? स्मॉल लेटर से होता है। लेकिन अगर किसी साइंटिस्ट का नाम इन्वॉल्व है तो वो कैपिटल लेटर से होता है, जैसे ओम। ये क्या है? ओमेगा जो है ये कैपिटल ओमेगा, ठीक है। सिमिलरली न्यूटन, फोर्स का यूनिट एन कैपिटल देते हो। फेराड कैपेसिटेंस का यूनिट
फेराड में एफ कैपिटल देते हो, जूल वर्क एंड एनर्जी के यूनिट उसमें जे कैपिटल देते हो। तो जितने सारे साइंटिस्ट के नाम से यूनिट होंगे वो क्या होंगे, कैपिटल लेटर से यूनिट। एम आई क्लियर? रेजिस्टेंस इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। किसी भी चीज का रेजिस्टेंस क्या क्या चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नंबर वन, उस वायर या कंडक्टर या फिर वो जो भी सामान है उसका लेंथ कितना है। दूसरा, उसका एरिया कितना है। एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, एरिया लेंथ जितना लंबा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और क्या चीज पे डिपेंड करेगा, और डिपेंड करेगा मटेरियल का नेचर के ऊपर कि किस टाइप का मटेरियल है। कॉपर का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, है ना। और क्या चीज पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो याद रखना, रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर डिपेंड्स ऑन फोर quantities. Number one, length, directly proportional. Number two, area, inversely proportional. Number three, nature of the material. Number four, temperature of the material. यहाँ पे ये जान के रखना बहुत जरूरी है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर, जिसका रेजिस्टिविटी सबसे कम होता है। और उसके बाद आता है कॉपर, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद एल्यूमिनियम। नॉर्मली हम लोग नॉर्मली क्या गोल्ड एंड सिल्वर को हम लोग यूज ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि कॉस्टली है। कॉपर यूज होता है मशीन्स में मेनली, या फिर इंटरनल वायरिंग वगैरह, हाउस वायरिंग, ये सब में हम लोग कॉपर यूज कर लेते हैं। कॉपर भी कॉस्टली होता है, बहुत कॉस्टली होता है कॉपर। बाहर का जो ट्रांसमिशन लाइन वगैरह होते हैं वहां पे एल्यूमिनियम यूज करते हैं, उसके कई सारे फायदे हैं। एल्यूमिनियम यूज करने से क्या होता है कि हम थोड़ा सा मोटा वायर बना लेते हैं ताकि रेजिस्टेंस बराबर हो जाए। रेजिस्टेंस कांस्टेंट करने के लिए कॉपर को का जो वायर होगा पतला सा, एल्यूमिनियम को मोटा कर देने से उतना ही रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब एल्यूमिनियम हल्का होता है, कॉपर से काफी हल्का होता है, जिससे आपका ट्रांसमिशन लाइन को हैंग करने में मदद मिलती है। हम लोग दूर दूर पे पोस्ट लगा सकते हैं, कॉपर लगाएंगे तो भारी हो जाएगा। तो ये सारे कारण से बाहर का जो ट्रांसमिशन लाइन वगैरह है वहां पे एल्यूमिनियम देखने को मिलता है, और इंटरनल घर में हम लोग कॉपर लगाते हैं। क्योंकि हाउस वायरिंग वगैरह में अगर आपका मोटा मोटा केबल लगेगा तो घर में दिखेगा कैसे। आजकल तो कॉन्सील कर देते हैं, वॉल के अंदर घुसा देते हैं ना। तो हमको चाहिए पतला वायर, इसलिए कॉपर यूज करते हैं। अदरवाइज सेम चीज एल्यूमिनियम से भी बनता, मोटा वायर लगाना। सो इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इफेक्ट ऑफ लेंथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। देन रेजिस्टेंस इज inversely proportional to area of the conductor 1 by A. Then if area of cross section of a conductor is doubled, its resistance is half. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर डबल किया जाता है तो रेजिस्टेंस हाफ होता है। चलो इसमें न्यूमेरिकल में हम ये सारी बातें करेंगे, डायरेक्ट रट्टा मारने का जरूरत है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, आप लोगों को पता है अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ता है तो मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ता है। याद रखना, टेम्परेचर बढ़ने से मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इंसुलेटर का कम होगा, सेमीकंडक्टर का कम होगा, इलेक्ट्रोलाइट का कम होगा, सिर्फ मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और वो सारी चीजें जिसका रेजिस्टेंस का बढ़ता है उसको हम पीटीसी मटेरियल, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल बोलते हैं। और जिसका रेजिस्टेंस घटता है उसको निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो ये बात हमने कर ली कि कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम ये सब वेरी लो रेजिस्टिव मटेरियल है। नाइक्रोम
नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटाइन, ये सब हाई रेजिस्टेंस मटेरियल है। नाइक्रोम इज यूज्ड फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स। हीटिंग कोयल बनाने के लिए नाइक्रोम यूज किया जाता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। पकड़ लो, मैंने एक वायर लिया, ये वायर लिया। इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो तो वेरी कर जाएगा। मैं अगर ये वायर को आधा कर दूं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। मैं अगर वायर को लंबा कर दूं रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मैं अगर इस वायर को बीच में से काट दूं और ये एरिया छोटा कर दूं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मैं अगर इस वायर को ना डबल कर दूं, मोटा कर दूं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा, बट रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। अब ये रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी है किसी भी जो भी मटेरियल का ये वायर है उसका मैं यूनिट वॉल्यूम ले लूंगा, उसका एक छोटा टुकड़ा काटूंगा, यूनिट वॉल्यूम, और उस यूनिट वॉल्यूम का जो रेजिस्टेंस होगा वही होगा मेरा रेजिस्टिविटी। जैसे कि हमको पता है आर इज इक्वल टू, आर इज क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो हम इसको एक कांस्टेंट लगाते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल अपन ए। ये जो रो है, दिस रो इज योर रेजिस्टिविटी, रो इज योर रेजिस्टिविटी। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लेंथ को वन वन कर दूं, एरिया को वन कर दूं, वन मतलब क्या हो सकता है, 1 सेंटीमीटर का लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया हो सकता है। या फिर मैं अगर 1 मीटर का लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लूं तब भी होगा। तो मैं चाहे 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया लेके कैलकुलेट कर रहा हूँ, या फिर 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का टुकड़ा लेके कैलकुलेट कर रहा हूँ, या फिर 1 mm का लेंथ ले लूँ एंड 1 mm स्क्वायर का एरिया ले लूँ, ये सारे क्या है, यूनिट वॉल्यूम है। यूनिट वॉल्यूम है। कैसे? ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम, ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम, ये हो जाएगा 1 mm क्यूब का वॉल्यूम, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे लेंथ को वन, एरिया को वन कर देता हूँ तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी हो जाता है। तो हम रेजिस्टिविटी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। किसी भी मटेरियल का एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी भी मटेरियल का यूनिट वॉल्यूम का जो जितना रेजिस्टेंस होता है वही मेरा रेजिस्टिविटी होता है, और इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। Am I clear? This is called specific resistance or resistivity. हो गया क्लियर? अब यहाँ पे देखो, हमने बात किया था रेजिस्टेंस का, वेरिएशन का। रेजिस्टेंस वेरी करता है लेंथ के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के साथ, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल के साथ रेजिस्टेंस वेरी करता है। रेजिस्टिविटी लेंथ एंड एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी जब भी हम लेंगे लेंथ वन ले लेंगे, एरिया भी वन ले लेंगे। तो resistivity of any material does not depend on the dimension of the material.
डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा, लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। किस चीज के ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टिविटी विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल, ये दो चीजों के ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी। Am I clear? तो यहाँ तक एक जनरल अंडरस्टैंडिंग था, जनरल अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी शुरू होता है कहाँ से? चार्जेस से। चार्ज अगर स्टैटिक है तो इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। चार्ज अगर मूविंग है तो फिर उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मूविंग चार्जेस क्रिएट मूविंग चार्जेस क्रिएट both electric field and magnetic field. Static charge creates electrostatic field. क्लियर है? स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट करता है, मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करता है। उसके बाद अपने को देखना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस जिसमें हम लोग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, है ना, लॉज ऑफ सीरीज रेजिस्टेंसेस। फिर आपका आएगा पैरेलल कनेक्शन की बातें, एंड देन पावर एंड एनर्जी लेके थोड़ा बहुत बात करेंगे, तो इसी में कवर हो जाएगा आपका जो आरआरबी जेई के लिए जितना जरूरी है। सीवीटी 1 का, सीवीटी 2 का नहीं बोल रहा, सीवीटी 2 का तो थोड़ा और करेंगे उसके लिए, है ना। सीवीटी 1 के लिए जनरल साइंस पार्ट है ये, ओके, जनरल साइंस के हिसाब से बात करें। तो आज के लिए यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ो। ओके शुभ्रनील, शिखा, क्या जो जो बात बताई वो सारी रिवीजन हो गया, सारा क्लियर है, सारे टॉपिक्स? चलो, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।